वेरी नाइस। आगे बढ़ते। लेट अस कम डाउन टू एक्सचेंज रेट। वी हैड स्टार्टेड this chapter yesterday. ध्यान दो। Each day we get fascinating news about currency which fuel our curiosity. Yes or no? कई बार आपने न्यूज़ में देखा रहेगा डॉलर के मुकाबले रुपीस महंगा हुआ, सस्ता हुआ। मोस्टली हम लोग क्या सुनते हैं? महंगा हुआ, सॉरी सस्ता हुआ डॉलर के मुकाबले रुपीस। डॉलर महंगा हुआ ना। इज इट क्लियर? Such as rupee gains 12 paise against US dollar, dollar spot or forward rates plummet यानी गिरना, rupee down, euro holds steady, pound strengthens, etc. Ever wondered that this jargon mean? We shall try to understand a few fundamentals related to currency. In chapter 3 we examine demand for and supply of domestic currency. It is not domestic currency alone that we need. Households and business and government in India, for example, buy different types of goods in other countries. Similarly, residents of the world buy goods from residents in India. Foreign investors, business and governments invest in our country just as our nationals invest in other countries. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए क्या लगता है बॉस? सिंपल भाषा में रुपीस। फिर वो चाहे सामान खरीदना हो, बेचना हो, इन्वेस्टमेंट लेनी हो या इन्वेस्टमेंट देनी हो। जब टेस्ला भी इंडिया में आएगा, सपोज टेस्ला एंटर्स इंडिया, क्या लेके आएगा? दे विल कम विथ डॉलर्स। डॉलर्स लेके आएगा, बोलेगा ये लो भाई डॉलर्स कन्वर्ट कराओ, गिव अस रुपी, वी वांट टू इन्वेस्ट सम प्लांट इन इंडिया। इज इट क्लियर? फिर मजदूरों को भी पेमेंट किस में करेगा टेस्ला? बेस्ड ऑन दैट इन रुपीज। क्या मजदूरों को डॉलर्स में देगा क्या पैसा? द आंसर इज नो। इज इट क्लियर? आगे। These and similar other transactions give rise to an international dimension of money which involves exchange of one currency for another. Obviously, this entails market transactions involving determination of price of one currency in terms of another. सवाल ये है प्राइस कैसे निकाले? कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे $1 कितना रुपए में, कैसे निकाले? तो हमने कल फ्लोटिंग एक तरीका देखा था। फ्लोटिंग में हमने क्या देखा था? इट इज बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल। जितना ज़्यादा आप यूएस में इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा डॉलर स्ट्रांग होगा। जितना आप इंपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा डॉलर का क्या बढ़ेगा? डिमांड, क्योंकि आपको डॉलर में पेमेंट करना है। रुपीस का सप्लाई बढ़ेगा, डॉलर्स का डिमांड बढ़ेगा, अल्टीमेटली डॉलर का भाव क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल इक्वेशन। अरे हाँ या ना? आगे। एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट सिंपल भाषा में द नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव टू स्पेंड ऑफ योर होम करेंसी टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। हाउ मेनी यूनिट्स डू वी स्पेंड ऑफ इंडिया? 84, 85, and we get only $1 in returns. Thus, the exchange rate is $1 is equivalent to 83, 84 Indian rupees. Is it clear? ध्यान दो। A foreign currency transaction is a transaction that is denominated in or requires settlements in foreign currency, including transactions arising when an enterprise either buys or sells goods or services whose price is denominated in a foreign currency, borrows or lends funds when the amounts payable or receivable are denominated in a foreign currency, becomes a party to an unperformed forward exchange contract. फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। सपोज एक एग्जांपल, मैंने ये पूरा सेटअप यूएस से मंगाया। आई वांट टू स्टार्ट अ क्लास, आई परचेज दिस सेटअप फ्रॉम यूएस फॉर 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज नहीं, सॉरी, $1 लाख। यानी कितने लाख का हो गया ये रुपीस में? 83, 85 लाख के आस। हाई टेक है पूरा। मैंने विघ्नेश से वो सामान परचेज किया है, हु इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। विघ्नेश इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। विघ्नेश को मैंने बोला देख यार विघ्नेश अभी पैसा नहीं है, गिव मी अ टाइम ऑफ 1 मंथ, 1 महीने डाउन द लाइन तेरा पूरा पेमेंट एक स्ट्रोक में हो जाएगा। विघ्नेश इज अ गुड फ्रेंड, बोला ठीक है, भरोसे वाला आदमी है, कोई इशू नहीं है। विघ्नेश ने यूएस से सामान मुझे यहाँ इंडिया में भेज दिया। मैंने इंस्टॉल वगैरह कर लिया, इस्तेमाल करना चालू हो गया। अब वो वक्त आ गया, वो दिन आ गया जिस दिन मुझे विघ्नेश को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट। 1 महीना हो गया, वादे के मुताबिक 1 महीने के अंत में मुझे पेमेंट करना है। क्लियर है? जब विघ्नेश से सामान खरीदी किया था तब एक्सचेंज रेट अलग हो सकता है क्या एज कंपेयर टू जिस दिन पे करना है? गारंटी है क्या कि एक्सचेंज रेट वही रहेगा? अरे हाँ या ना?
और अगर एक्सचेंज रेट 90 रुपये हो गया तो 84 से एट द टाइम ऑफ, तो मेरा किसका लॉस हुआ? बायर, मेरा लॉस हो गया। ये 84 लाख का प्रोडक्ट देखते देखते महीने भर में 90 लाख का हो जाएगा, मेरा सर चकरा जाएगा, पूरा गणित हिल जाएगा। 6 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इज इट क्लियर? तो अब इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग एंटर इनटू अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? मैं फॉरवर्ड मार्केट में बोलूँगा कि मुझे 15 मई 2024 को $1,00,000 चाहिए। इज इट क्लियर? मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लूंगा, सामने वाला बोलेगा ठीक है 84 रुपीज का रेट रहेगा, उस दिन पे रेट 90 हो, रेट 80 हो, मुझे कितने में बाय करना है? 84, बिकॉज आई हैव एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगला जो रेट रहेगा उसका मुझे चिंता करने का जरूरत है क्या? मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है भाई, अगर रेट 80 हो जाता है मेरा लॉस, क्योंकि मैंने 84 में अब बाय करने का वादा कर लिया है। अगर 90 हो जाता है तो मेरा प्रॉफिट, वादा तो मैंने 84 पे कर लिया है। ये फ्री में होता है क्या फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, इसे कुछ नॉमिनल आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। बट क्या इससे मेरी रिस्क जो है वो क्या हो जाएगी? काफी कम, क्योंकि अब मैं सिक्योर हो चुका हूँ। मुझे पता है दुनिया में ये डॉलर का भाव 1000 रुपये भी हो गया तो भी अपने को चिंता करने का बात नहीं है। आई एम गोइंग टू बाय दिस फॉर 84 रुपीज ओनली। आप बोलोगे सर अगर 50 हो गया तो महीने भर में, मेरा नसीब। बाय तो कितने पे होगा? 84। दिस इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो? इंश्योरेंस के माफिक काम कर रहा है ये, अपने आप को क्या कर ले रहे हो? सिक्योर्ड। समझा या नहीं समझा? मुझे ही बेयर करना, और कौन करेगा? कौन सा डिफरेंस? जो ऑपरेटर है वो, एक तो उसका भी प्रॉफिट होगा या उसका लॉस होगा, सिंपल। प्रीमियम तो चार्ज कर ही रहा है ना वो, और अगर गैप है तो उसका नुकसान या उसका नफा। प्रीमियम नहीं रे, तू जब कोई जैसे LIC का होता है, LIC में तू तेरी रिस्क सिक्योर करवाता है नहीं करवाता है? अगर तुझे कुछ हो गया, सपोज कोई बंदा है जो अकेला पैसा कमाता है अपने घर का, कल को उसे कुछ हो जाता है तो LIC वाले क्या करेंगे? पूरा पैसा उसको दे देंगे अगर वो गुजर गया तो। बट उस पॉलिसी के लिए तो कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करता है ना, तभी। क्या सबको LIC देते फिरती है क्या गवर्नमेंट? आओ जाओ लो LIC? नो, समवन हैज टू पे व्हाट? द प्रीमियम टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से अगर तुझे फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट में जाना है तो तुझे भी कुछ ना कुछ नॉमिनल अमाउंट क्या पे करना पड़ सकता है? प्रीमियम। बट क्या इससे तू सिक्योर्ड हो जाता है क्या? आंसर इज यस। जैसे 4 व्हीलर, तू 20 लाख की 4 व्हीलर ले विदाउट इंश्योरेंस, कल को जाके ठुक गई, क्या करेगा? गई, खत्म हो गया। बट इफ दैट व्हीकल इज व्हाट? इंश्योर्ड, तो तू प्रीमियम पे करेगा साल का 50,000 60,000, जो भी प्रीमियम रहेगा तेरे गाड़ी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। कहीं ना कहीं तेरे दिमाग में क्या रहेगा? एक सिक्योरिटी तो होगा। तू बोलेगा सर मैंने, व्हाट इफ मैंने साल भर गाड़ी ठोकी ही नहीं, मेरा तो लॉस हो गया प्रीमियम का। यस, देयर इज अ लॉस, बट तेरे दिमाग को तो सिक्योरिटी दी ना उसने। समझा या नहीं समझा? ऐसा को भी कोई करता है क्या कि प्रीमियम खत्म होने आ गया, लास्ट डे, चलो ठोक देते हैं गाड़ी की तरफ, दिखा पेड़, चलो ठोक दो। गलती से नहीं, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि पॉलिसी एक्सपायर हो रही है जस्ट बिकॉज तेरा प्रीमियम का लॉस हो रहा है। ऐसा विद्रोही दिमाग लेके कोई घूमता है क्या जनरली? द आंसर इज नो। क्या इंसान ऐसा करता है कि LIC पॉलिसी ली हुई है, पैसा चाहिए तो चलो अभी जाके उड़ी मार लेते किधर पानी वानी में, घर वालों को पैसा मिलेगा, प्रीमियम का तो लॉस नहीं होगा, चलो लेट्स एंजॉय। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं होता जनरली। एक चीज का आप कभी गारंटी नहीं ले सकते, दैट इज ह्यूमन बींग्स। इज इट क्लियर? तो जनरली ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है।
मैं वही बोला ना, जनरली rational human being. See, you can be very sure about animals. तो जब एक शेर को देखेगा यू विल बी श्योर कि ये क्या रिएक्शन करेगा शेर को देख के. कैन यू जज अबाउट अ ह्यूमन बीइंग? सबसे अनप्रडिक्टेबल है. चलो आगे बढ़े. अनसर्टेनिटी, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी. जो तू आज है तो खुद का गारंटी नहीं ले सकता व्हाट यू विल बी 5 years डाउन द लाइन. सॉरी, हाँ हाँ, नो वन कैन टेक गारंटी. इज इट क्लियर? ह्यूमन बींग्स का तो, हाँ, ह्यूमन बींग्स का तो कभी नहीं ले सकते. बाकी सब चीज का ले सकते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं. सॉरी, कौन गारंटी ले? देखते, बीच में एक लंबा सीए कोर्स जाने वाला है. सो लेट्स सी. चलो आगे बढ़े. Otherwise acquires or disposes of assets or incurs or settles liabilities denominated in foreign currency. एक्सचेंज रेट कब काम की चीज़ है? जब आपको कोई असेट खरीदना है, असेट बेचना है, कहाँ पे? फॉरेन में. या कोई लाइबिलिटी सेटल करनी है, आपने डॉलर्स में लोन लेके रखा है, अब उसको रीपे करना है, ब्याज या उसका ईएमआई वॉट एवर इट माइट, क्या लगेगा आपको? फॉरेन एक्सचेंज लगेगा. तब एक्सचेंज रेट आपके सबसे काम की चीज़ होगी. हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? The exchange rate regimes. Exchange rates are determined by demand and supply. But governments can influence those exchange rates in various ways. The extent and nature of government involvement in currency market define alternative systems of exchange rates. In this section, we shall examine some common systems and explore macroeconomic implications. There are three broad categories of exchange rate system. In one system, exchange rates are set purely by private market forces with no government involvement. Which is this system? Floating exchange rate, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज जीरो. गवर्नमेंट बोलता है ये डॉलर है, इसका डिमांड है, इसका सप्लाई है, तुम अपना खेलो. डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ऊपर नीचे द रेट्स विल गो इन द मार्केट. इतना फ्लक्चुएट कैसे होगा? और अगर इतना फ्लक्चुएट हो गया भाई तो गवर्नमेंट विल कम इनटू पिक्चर. तो फ्लोटिंग क्या काम का है? खत्म हो गया फिर. बिकॉज वी कांट बेयर दैट, वी आर एन इम्पोर्टिंग कंट्री. 80 से 90 हो गया तो तू सोच चीज़ें कितनी महंगी हो जाएगी. 80 से 90 होना यानी इट्स एन इंक्रीज ऑफ 12.5%, 12.5%. सोच इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा. इज इट क्लियर? Value change constantly as the demand for and supply of currencies fluctuate. In another system, currency values are allowed to change, but governments participate in currency markets in an effort to influence those values. See, managed system करके एक system है जहाँ पे, हाँ पेज टर्न कर ले क्योंकि हम अगले पेज पे जा चुके हैं. तो अभी तक पुराने पेज पे ही है शायद. नहीं, शायद तू खोया हुआ है किधर, गारंटी. हाँ हाँ, हाँ सही बोल रहा है. चल हो गया भाई, स्कीमें देखे. प्रणय कभी हम भी उस बाजू हुआ करते थे. आ रहा ध्यान में, ध्यान दो. सो लेट्स प्रोसीड. देन अनदर सिस्टम वाज मैनेज सिस्टम, जिसमें हमने क्या देखा था, ध्यान दो ऑल ऑफ यू, कि एक सर्टन बैंडविड्थ हम रखेंगे. अभी मार्केट रेट है करेंसी का, लेटेस्ट अज्यूम 83 रुपीज. हमने डिसाइड करा है डॉलर 80 से लेके 85 के बीच में होना चाहिए. अगर 80 से 85 के रेंज में है किधर भी, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, तुम खेलो. अगर इससे कम जा रहा है, 79 जा रहा है या 86 जा रहा है, तो कौन रोल प्ले करेगा फिर? गवर्नमेंट. देन गवर्नमेंट विल कम इनटू पिक्चर. जब तक वो बैंडविड्थ दिया हुआ है ना, तब तक देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. अगर एक्सचेंज रेट उसके बीच है तो बैंडविड्थ के जैसे ही बाहर जाएगा, ऊपर या नीचे, then the government will come into picture. Such type of system is managed. Managed. आप मैनेज कर रहे हो ना एक सर्टन बैंडविड्थ. इज इट क्लियर?
देन देयर इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. गवर्नमेंट ने बोल दिया रेट ऑफ एक्सचेंज डॉलर विल बी 83, खत्म, ना ऊपर ना नीचे, 83 पे ही रहेगा. दे विल डू सम एक्शंस जो हम पढ़ेंगे. दे विल बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज. खुद से they will try to keep it at that level. See, it's not about what is good or what is bad. It's all circumstantial. इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई थंब रूल नहीं कि ये सही है या गलत है. मैं आपको ये भी बोल दूं कि सरप्लस बजट होना भी सही बात नहीं, है ना. तो मैं वही बोल रहा हूँ, सरप्लस और डेफिसिट होना भी सही नहीं है. सो इट इज ऑलवेज सर्कमस्टेंशियल, क्योंकि आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रख के बनाया गया है. एंड वी ऑल नो वेरी वेल हाउ इज ह्यूमन बिहेवियर, जो अभी हमने डिस्कस. एग्जैक्टली. सो देयर कैन नॉट बी अ थंब रूल कि यही होना चाहिए या वही होना चाहिए. आ रहा है ध्यान में. फुल एम्प्लॉयमेंट होना भी एक खतरनाक बात हो सकती है, बिकॉज दैट माइट अफेक्ट योर इन्फ्लेशन. सो एक बार हम बोलते हैं कि सर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोजगारी होनी चाहिए, बट देर इज अ सर्टन consequence of full employment as well. It may result into inflation. So imagine आप एक ऐसा चीज पढ़ रहे हो जिसका कोई कॉन्क्रीट नहीं है कि यही सही है, यही पूर्व दिशा है. इट इज ऑलवेज सर्कमस्टेंशियल. इकोनॉमी में क्या हालात है उसके हिसाब से उस वक्त का बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लिया जाएगा. कोई ऐसा थंब रूल नहीं बनाया जाएगा कि ये हुआ तो यही करना है, ये हुआ तो यही करना है. कौन सा? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट इट इज़ अ डिफिकल्ट सिस्टम फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि फिक्स्ड आप कैसे रखोगे रेट. इट हैज़ टू बी समवेयर इधर अ मैनेज्ड और अ फ्लोटिंग. फिक्स्ड इज अ डिफिकल्ट एस्पेक्ट कि आप बोलोगे डॉलर 80 रहेगा, खत्म. So how is that possible? So let's look into it. Finally, governments may seek to fix the values of their currency either through participation in the market or through regulatory policy. An exchange rate regime is the system by which a country manages its currency with respect to foreign currencies. It refers to the method by which the value of domestic currency in terms of foreign currencies is determined. There are two major types of exchange rate regimes at the extreme ends, namely floating, also called as flexible, and fixed. In a free floating exchange rate system, governments and central banks do not participate in the market for foreign exchange. The relationship between government and central banks on the one hand and currency markets on the other is much the same as the typical relationship between these institutions and stock markets. स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट का कुछ रोल होता है क्या? नाम क्या रोल है? वो तो अगर कुछ गलत चीजें हो रही है तो आता है. रेट को डिसाइड करने में कौन सा गवर्नमेंट आता है बीच में? आज एसबीआई का, आज तो मार्केट बंद है, सपोज मंडे को एसबीआई का स्टॉक 2% ऊपर खुला, गवर्नमेंट कुछ करेगी? गवर्नमेंट बोली हो 2% कैसे ऊपर गया, चल 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 नीचे कर इसको. नो रोल. ऐसे ही फ्लोटिंग में गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा? गवर्नमेंट्स में रेगुलेट स्टॉक मार्केट्स टू प्रिवेंट फ्रॉड, बट गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट में कब आता है? जब क्या हो रहा है? फ्रॉड. सेबी जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग कोई बंदा कर रहा है. मेरे आप लोगों को इनसाइडर ट्रेडिंग पता है? इज इट क्लियर? इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कोई, देयर इज अ हेवी पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग. करोड़ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 करोड़ या कुछ है. सॉरी, जो कर रहा है, देखो जो बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, सर्टनली वो कंपनी का कोई चपरासी तो नहीं होगा. उसे क्या ही पता ऊपर क्या चालू है. जो बंदा कर रहा है वो कौन से लेवल पे होगा? एमडी एमडी. एग्जैक्टली. रिलायंस का एमडी तो ठीक है, अंबानी जी है. बड़े लेवल का सीएफओ सीईओ टाइप ऑफ पर्सन. और आप सोचो रिलायंस का सीईओ सीएफओ, उसका सैलरी कितना होगा? 10-15 लाख तो नहीं होगा. एग्जैक्टली. एक दिन का 10-15 लाख से भी ज़्यादा होगा. के लिए क्या है? और इन 25 और 20 करोड़ इज नॉट अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट.
चलो आगे बढ़े. Governments may regulate stock markets to prevent fraud, but stock values themselves are left to float in the market. A free floating system has the advantage of being self-regulating. अरे yes or no? ध्यान दो, self-regulating. कोई भी चीज़ का आपको पता है, अगर देखो कोई भी चीज़ का अगर डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ती, प्राइस बढ़ी, डिमांड घटती. ये हमेशा ये चक्र फिरते रहता है. yes or no? सपोज ये सेलफोन है, मार्केट में बात फैल गई कि ये सेलफोन बहुत ही भारी है, भारी इन द सेंस हैवी नहीं, अच्छा है, इसके फीचर्स बड़े अच्छे हैं, एंड इट इज एट अ वेरी लो प्राइस. व्हाट विल हैपन? सब लोग यहाँ पे बोलेंगे यार ये बहुत ही जबरदस्त फोन आया है कुछ, तो लेट्स गो एंड बाय दिस मोटरोला फोन. व्हाट विल हैपन? इसका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड क्या हुई है? बढ़ी है. और अगर प्राइस बढ़ा है, व्हाट विल हैपन? डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. पीपल विल स्टार्ट टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स. हाँ, बेटर एंड चीपर, दे विल सर्टनली लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव्स. तो हमेशा जब भी आप कोई चीज़ का प्राइस मार्केट पे छोड़ देते हो कि जो मार्केट डिसाइड करेगा वो सही है, वो हमेशा क्या रहेगा? सेल्फ रेगुलेटिंग. खुद ही कम होगा, खुद ही बढ़ेगा, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अनुसार उसका चक्र घूमता रहेगा. There is no need for government intervention if the exchange rate is left to market. Market forces also restrain large swings in demand or supply. Suppose, for example, that a dramatic shift in world preferences led to a sharply increased demand for goods and services produced in Canada. This would increase the demand for Canadian dollars, raise Canada's exchange rate, and make Canadian goods and services more expensive for foreigners to buy. एक एग्जाम्पल, सपोज कल को जाके न्यूज़ फैल गई कि इंडिया से निकलने वाले जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये कंज्यूम करने से कैंसर नहीं होता. व्हाट विल हैपन? इंटरनेशनल मार्केट में सब बोलेंगे लेट्स बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम इंडिया, बाकी सब छोड़ दो. ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? द डिमांड विल इंक्रीज. इंडियन रुपीस का डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा. तो इंडियन रुपीस का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा. और इंडियन रुपीस का अगर वैल्यू बढ़ा तो कुछ लोगों के लिए अब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव. वापस डिमांड क्या हो जाएगी? ये चक्र चलता रहेगा. समझा या नहीं समझा? Some of the impact of swing in foreign demand would thus be absorbed in a rising exchange rate. In effect, free floating exchange rate acts as a buffer to insulate an economy from the impact of international events. The primary difficulty with free floating rate lies in their unpredictability. बताओ, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट प्रेडिक्टेबल है अनप्रेडिक्टेबल है? अनप्रेडिक्टेबल. गारंटी ले सकते हो क्या आज कम ही होगा? आंसर इज contracts between buyers and sellers in different countries must not only reckon with possible changes in prices and other factors during the lives of these contracts, they must also consider the possibility of exchange rate changes. एक simple सवाल, I have purchased a machine of $1 lakh from विघ्नेश. अब मुझे एक बात बताओ, महीने भर बाद पेमेंट देना है, महीने भर मेरे दिमाग में क्या चल रहा रहेगा? पैसे कहाँ से लाओ? चलो पैसे तो अरेंज हो जाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन द मार्केट, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा चक्र ये घूमता रहेगा कि भाई आज मैंने मशीन 84 से बुक करी है, कल को जाके महीने भर बाद ये रेट कहीं 90 ना हो जाए, 85 ना हो जाए. अगर 85 86 हो गए तो बैठे बैठे लाख 2 लाख का तो नुकसान इधर ही है. तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जब भी होता है कोई इकोनॉमी में, तो बायर्स और सेलर्स के दिमाग में हमेशा एक चक्र घूमते रहता है, एक्सचेंज रेट क्या है भाई आज का, जिस दिन व्यवहार हो रहा है, और उस दिन जिस दिन व्यवहार क्या हो रहा है, पैसों के लेन देन के बाद कंप्लीट हो रहा है. समझा या नहीं समझा? तब कौन पिक्चर में आएगा? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स. फिक्स कर लो, घटा बढ़ा तुम्हारा नसीब, पर एटलीस्ट सर्टनटी जो मिसिंग है वो तो आ जाएगी. शैल वी प्रोसीड?
तेरा फायदा, तेरा फायदा, यस यस यस, फायदा। तूने सपोज किसी को लोन दिया है, डॉलर्स में लोन दिया है, अब वो तेरे को इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट तू रुपीस में कन्वर्ट करवाएगा, और रुपीस तो आज कम हो चुका है सपोज, तो इसमें किसका फायदा हुआ? तेरा। जब भी डॉलर गिरता है तो एक्सपोर्ट, डॉलर गिरता नहीं, सॉरी, रुपीस जब गिरता है डॉलर्स के सामने, तो एक्सपोर्टर्स का फायदा होता है, नुकसान? फायदा, अरे फायदा बाबा, अरे सिंपल है ना। हाँ, और जो इम्पोर्टर्स है उनका क्या होता रहेगा? नुकसान। चीज़ें महंगी हो जाती, इसीलिए तो पीपल लुक फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी, लुक फॉर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट में लोग ज़्यादा क्यों जाना चाहते हैं? कई बार आपने देखा रहेगा कि कुछ आपके रिलेटिव्स या कोई दोस्त या रिश्तेदार या किसी मूवी में आपने देखा रहेगा, इनका बड़ा एक्सपोर्ट का धंधा है, और एकदम चौड़ बने, दे हैव 56 इंच का छाती, और वो लेके घूमते हैं कि हम एक्सपोर्ट के बिजनेस में। व्हाई इज दैट सो? पैसा ज़्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का फ़ायदा ज़्यादा है। आप समझ रहे हो? An agreement by an Indian distributor to purchase a certain quantity of US goods each year, for example, will be affected by possibility that the exchange rate between Indian rupee and dollar will change while the contract is in effect. Fluctuating exchange rate make international transactions riskier, yes or no? अगर फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट है तो अनसर्टनटी बढ़ जाती है, और जहां अनसर्टनटी आई वहां एक चीज अपने साथ हमेशा आती है, एंड दैट इज रिस्क, एंड thus increase the cost of doing business with other countries. Shall we proceed? Managed float system. ध्यान दो everybody. Governments and central banks often seek to increase or decrease their exchange rate by buying or selling their own currencies. Exchange rates are still free to float, but governments try to influence their values. Government or central bank participation in a floating exchange rate system is called as managed float. Manage में हम लोग क्या करते हैं? What do we do? एक दिमाग में एक गणित फिट कर लेते, लिमिट लगा देते, ऊपर और लोअर ब्रैकेट लगा देते, इसके बीच में है वी आर हैप्पी, इससे कम या ज्यादा है वी आर नॉट हैप्पी. Countries that have a floating exchange rate system intervene from time to time in the currency market in an effort to raise or lower the price of their own currency. Typically, the purpose of such intervention is to prevent sudden large swings in the value of a nation's currency. Such intervention is likely to have only a small impact, if any, on exchange rates. Still, governments or central banks can sometimes influence their exchange rate. Suppose the price of a country's currency is rising very rapidly. The country's government or central government might seek to hold off further increases in order to prevent a major reduction in net exports. An announcement that a further increase in the exchange rate is unacceptable, followed by sale of country's currency by central bank in order to bring its exchange rate down, can sometimes convince other participants in the currency market that the exchange rate will not rise further. That change in expectations could reduce demand for and increase the supply of currency, thus achieving the goal of holding exchange rate down. एक बात बताओ, अब ध्यान दो everybody, a very simple question. Suppose we have decided कि rate of exchange 80 से 85 के बीच में रहना चाहिए, हो गया है 83 है अभी, कल को जाके 78 हो गया, 5 रुपए से डॉलर गिर गया, यानी कौन स्ट्रांग हुआ? इंडियन रुपी. इज इट क्लियर? सो नाउ इन दिस केस अगर हमें वापस उस ब्रैकेट में लेके आना है 80 से 85, गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या बाय करेगी? करेक्ट, दे विल लुक टू बाय मोर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और क्या सप्लाई करेगी? इंडियन रुपीस, ताकि इंडियन रुपीस का सप्लाई बढ़ेगा तो उनकी वैल्यू घटेगी, फॉरेन एक्सचेंज बाय करेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने की वजह से उनका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा. एक्सपोर्ट घट जाएंगे ना भाई, इंपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट घटेंगे.
एक्सपोर्ट नहीं करेंगे लोग, लोग बोलेंगे भाई इंडियन रुपी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। और मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि एक्सपोर्टर को क्या चाहिए, प्रॉफिट तो सबको चाहिए, उसे इंडियन रुपी क्या देखना चाहिए, करेक्ट। नाउ इफ इट इज अप्रिशिएटिंग यू विल स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम एक्सपोर्टिंग, और इंपोर्ट बढ़ेंगे बिकॉज द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स विल बिकम व्हाट, चीपर, चीपर। समझा या नहीं समझा? सो अगेन आई कम बैक टू दैट क्वेश्चन आदया मैडम का कि कौन सा सही है। तो आप ही देखो यहाँ पे मैडम कि क्या एक स्ट्रेट जैकेट कोई आंसर है क्या किसी क्वेश्चन का? इट इज ऑलवेज सर्कमस्टेंशियल। जैसे सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि रुपी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इन फ्रंट ऑफ डॉलर्स, 83 से 78 हो गया, हुर्रे हुर्रे, तुम लगेज फटाके वगैरह जलाओगे रात को कि अरे यार वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, बट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस विच विल फॉलो। सॉरी, बढ़ेगा ना अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, अगर आप क्वालिटी दोगे तो सर्टनली इट विल इम्प्रूव। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करोगे, आपकी सेलिंग वैल्यू कम हो रही है, रिड्यूस द कॉस्ट, मेंटेन द सेम लेवल्स ऑफ प्रॉफिट। क्या? ऑफ कोर्स, और कर ही रहे हैं ना हम लोग। हाँ ना, फुकट में फुकट में क्यों? सब्सिडी दे रहे हैं तुमको, टैक्स में एक्सपोर्ट ड्यूटी का तुम्हें ड्रॉबैक दे रहे हैं, रिफंड दे रहे हैं, जो एक्सपोर्ट करने के लिए तुम सामान यूज करते हो उनका आईटीसी तुमको वापस दे रहे हैं। और क्या करें आप बताओ, और क्या करें? तो वो तो दैट्स व्हाट आई सेड ना कि तू कभी भी व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एनी सब्जेक्ट व्हिच इन्वॉल्व्स ह्यूमन बाइंग, स्ट्रेट जैकेट का भी कोई आंसर नहीं होगा। मैथ्स में कैसा होता है, 1+1 इज ऑलवेज व्हाट। तू यहाँ कर, ऑस्ट्रेलिया में जा, पाकिस्तान में जा, कैलसी लेके कर उधर 1+1 टाइप, विल ऑलवेज गेट व्हाट टाइप ऑफ एन आंसर, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सेम आंसर एट ऑल द प्लेसेस। कैन यू से द सेम थिंग अबाउट एन इकोनॉमी? ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है भाई। चलो आगे बढ़े। आप लोग भी देखो, वो आपने स्कूल में सीखा होगा ना, लिटमस टेस्ट पेपर, रेड ब्लू वगैरह होता है ना, एसिड होता है। हाँ, आप लेकर जाओ पाकिस्तान में वही पेपर और एसिड बैग में डाल के चेक करो, एसिड का पेपर डाल के वेदर इट टर्न्स आउट टू बी रेड और ब्लू। और इंडिया में चेक करो। क्या? प्लेन से बाहर ही मत निकलो वापस उसे। हाँ, बट वो हाईजैक भी होते हैं उधर प्लेन्स, तो जान दो। रॉन्ग कंट्री, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ भाई, थोड़ा रिलेटिवली सेफ है। ऐसे पाकिस्तान से कंपेयर करें तो रिलेटिवली एवरीथिंग इज सेफ। अफगानिस्तान भी सेफ है उनके कंपैरिजन में। चलो आगे बढ़ते हैं। In a fixed exchange rate system, the exchange rate between two currencies is set by government policy. There are several mechanisms through which fixed exchange rates may be maintained. Whatever the system for maintaining these rates, however, all fixed exchange rate systems share some important features. In an open economy, the main advantages of fixed exchange का कुछ advantage होगा क्या fixed exchange rate system का? Exactly, सबसे important risk जो आपके दिमाग में कब से घेर बनाए बैठी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? सर्टन, हाँ नहीं रहेगी, रादर यू विल बी क्वाइट सर्टन। एक्सटेंड आ रहा है, कौन सा लॉस? अरे बट फिक्स्ड है ना, तू हिलडुल खा रहा है।
अरे ये $1, सपोज ये $1 है, दिस इज $1, ये आज 80 है, कल 80 है, परसों 80, तरसों 80, बोल क्या रिस्क। अरे कैसे प्रॉफिट होगा? अरे अगर मगर क्या, अब तू अगर बोलेगा कि सर अगर अगर ये फ्लोटिंग रहता तो ये 80 की जगह 83 रहता तो मैं प्रॉफिट में यही बोल रहा है ना तू? तू यही बोल रहा है ना? समझा क्या राजा? नहीं ज्यादा अलग मत सोच भाई। हाँ हाँ, रैशनल रैशनल सोच, ये ऐसा अलग मत जा। चल याद ध्यान दे अभी, पेज बीच पलटा ना तूने? चैप्टर 9 पे ही है ना? 7वें 8वें पे? नहीं ना, चल ध्यान दे फिर। A fixed exchange rate avoids currency fluctuation and eliminates exchange rate risks and transaction cost that can impede, disturb international flow of trade and investment. International trade and investment are less risky under fixed rate regime as profits are not affected by the exchange rate fluctuation. Pranay underline kar, profits are not affected by exchange rate fluctuation. A fixed exchange rate can thus greatly enhance international trade and investment. Yes or no? बढ़ावा मिलेगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का. रिडक्शन इन स्पेकुलेशन ऑन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स इफ एवरीवन बिलीव्स दैट एक्सचेंज रेट विल नॉट चेंज. सट्टेबाजी होगी क्या एक्सचेंज रेट को लेके? काय की सट्टेबाजी? सबको पता है एक्सचेंज रेट क्या रहने वाला है, फिक्स. A fixed exchange rate system imposes discipline on a country's monetary authority and therefore is more likely to generate lower levels of inflation. The government can encourage greater trade and investment as stability encourages investment. देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अगर है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जो दर है वो भी क्या रहेगा, थोड़ा कंट्रोल में रह सकता है. इज इट क्लियर? आप समझो इस बात को. देखो इफ आई टॉक अबाउट फ्यूल कॉस्ट फॉर इंडिया, तो हम लोग फ्यूल के लिए आज भी किस पे रिलाई करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी रिलाई ऑन क्रूड. क्या? गूगल? गूगल कब से फ्यूल दे रहा है? कल. कल. So we rely heavily on the crude imported from various countries. ध्यान दे प्रणय. अब क्या हो रहा है कि देखो ये जो कंट्रीज है, ऑयल निकालने का इनका भी एक एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है. इनका भी एक कॉस्ट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ओवर द इयर्स. क्योंकि ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए मशीन वगैरह जो लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बढ़ते जाती है. लेबर का कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है उनके लिए. आप समझो इस बात को. जो मजदूर आपके पास 2-3 सालों से है वो पगार में क्या मांगे? इंक्रीमेंट. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज. तो उनका कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो उनका सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा. यानी हमारा परचेज प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा. प्लस एड टू दैट हमारा इंडियन रुपी इज बिकमिंग वीकर अगेंस्ट डॉलर और इंपोर्ट के बिल डॉलर्स में आते हैं. सो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, डबल इफेक्ट आएगा. समझा या नहीं समझा? एक तो एक्सचेंज रेट घटने की वजह से वो एक इफेक्ट आया. दूसरा इफेक्ट कौन सा आया कि उनका कॉस्ट बढ़ रहा है, उनका सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, हमारे को इधर प्रॉब्लम हो रहा है. जो दोनों तरफ से मार झेलनी पड़ रही है. व्हाट इफ द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड? तो एटलीस्ट एक मार तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. The exchange rate peg can also enhance the credibility of the country's monetary policy. However, in the मुझे एक बात बताओ, कौन सी कंट्री पे आपका विश्वास ज़्यादा रहेगा? जिसका रेट ऑफ एक्सचेंज आए दिन कम ज़्यादा हो रहा है या जिसका रेट ऑफ एक्सचेंज एक सर्टन अमाउंट है फिक्स्ड, उसमें आपका विश्वास हमेशा बना रहेगा. आज क्यों लोग डॉलर को इतना इज्जत देते हैं एज कम्पेयर टू सम अदर करेंसी? स्टेबिलिटी. और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी. जहाँ ज़्यादा, जिस कंट्री में ज़्यादा, वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा. एकदम सिंपल. जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा, प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा, सोशल प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा, इकोनॉमिक प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड वहाँ क्या रहेगा, ज़्यादा.
However, in the fixed or managed floating exchange rate regimes where the market forces are allowed to determine the exchange rate within a band, the central bank is required to stand ready to intervene in the foreign exchange market and also to maintain an adequate amount of foreign exchange reserves for this purpose. मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल बैंक का रोल कौन से टाइप में ज़्यादा, मैनेज्ड में, फिक्स्ड में या फ्लोटिंग में? फिक्स्ड एंड मैनेजमेंट. फिक्स्ड में सबसे ज़्यादा, मैनेजमेंट में भी थोड़ा, फ्लोटिंग में तो उनका कोई वास्तविक संबंध नहीं. Basically, free floating or flexible exchange rate regime is argued to be efficient and highly transparent as the exchange rate is free to fluctuate in response to the supply of demand and for foreign exchange in the market and clears the imbalances in the foreign exchange market without any control of central bank or monetary authority. A floating has many advantages. Floating के advantages क्या है? A floating exchange rate has the greatest advantage of allowing a central bank and government to pursue its own independent monetary policy. अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो सेंट्रल बैंक को कुछ मार्केट में आने की ज़रूरत है क्या? उनको 10 बार अंदर आने की ज़रूरत है देखने के लिए क्या जा रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज, चलो हम लोग एक्शन लेंगे. दे डोंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड. वो हमेशा किस पे, पॉलिसीज पे फोकस करते रहेंगे, फिर बाकी पॉलिसीज पे, खुद पे. Floating exchange rate regime allows exchange rate to be used as a policy tool. For example, policy makers can adjust the nominal exchange rate to influence competitiveness of tradable goods sector. As there is no obligation or necessity to intervene in the currency market, the central bank is not required to maintain a huge foreign exchange reserves. Yes or no? सेंट्रल बैंक को कुछ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रखने की पास ज़रूरत है कि अगर डॉलर महंगा हो गया तो चलो अब हमें डॉलर बेचना पड़ेगा, तो रखो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. दे डोंट हैव टू. However, the greatest disadvantage of flexible exchange rate is that volatile exchange rate generates a lot of uncertainties in relation to international transactions and adds a risk premium to the cost of goods and assets traded across borders. In short, a fixed rate brings in more currency and monetary stability and credibility, but it lacks flexibility. On the contrary, a floating has greater policy flexibility but has less amount of what? Stability. चेंज होते रहता है. वोलेटाइल यानी हमेशा ऊपर नीचे. आगे बढ़े. यस और नो? हाँ, कल का क्लास का कैसे करना है, एक 2 मिनट बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू स्टे वेरी फार? बहुत दूर. बहुत दूर मेरा मतलब है ओझर, सिन्नर, ऐसे कोई साइड में कोई है? नहीं है. ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम लोकल एरियाज. तो मेरे हिसाब से सुबह आप 7:30 बजे आ सकते हो. कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? 7:30. हाँ तो फिर बस 7 है ना. मुझे 7 भी चलेगा. हाँ वो तो मैं इसीलिए आपको पूछा, इफ सर इज देयर आई कैन हैव अ वर्ड विथ हिम. अच्छा, हाँ ना. क्या हो रहा है तेरे को? कुछ दिक्कत हो रही है? खाना ही खाया ना, और क्या पिया खाने के साथ? भाई ऐसा मत कर. क्या बोला मैं अभी? राजा, मैंने पहले बोला कि 7:30 हम प्लान कर रहे हैं. मेरा बोलने का ये अर्थ था 7:30 हम प्लान कर रहे हैं, और अगर आप बोलोगे तो 7 भी आई एम ओके विद दैट, ऐसा मेरा बोलना. हाँ तो ठीक है. पता नहीं तेरा कुछ तो इशू हुआ है आज. फास्ट किया है क्या कुछ? फिर या कल का आईपीएल का मैच का सदमा है कुछ? हाँ, बोर बोर लग रहा है, बोर. ऐसे 250 हर मैच में 500 रन तो होते हैं दोनों टीम मिला के.
क्या पता भाई, कल का तो मैच एक अलग ही लेवल पे था, बॉल को बैट लगाने की 6 जाने का, इतना तो टर्फ पे रन नहीं होते। हाँ वही ना, टर्फ पे भी इतना नहीं होता है, टर्फ में 6 ओवर में 60-70 होते हैं, अलग लेवल पे चालू है। चलो लेट्स प्रोसीड। तो ध्यान दो, प्लीज गिव मी टेक्स्ट बुक। Nominal versus real exchange rate. We have been discussing so far about nominal exchange rate, which refers to the rate at which a person can trade the currency of one country with another. For any country, there are many nominal exchange rates because its currency can be used to purchase many foreign currencies. While studying exchange rate changes, economists make use of indexes that average these exchange rates. An exchange rate index turns these many exchange rates into a single measure of international value of currency. सी ध्यान दो, इंडेक्स में हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे जो टॉप के करेंसीज है, टॉप के करेंसीज में अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आता है, यूएस डॉलर्स, इज इट क्लियर, यूरोज, फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इज इट क्लियर, ये काफ़ी हद तक स्टेबल करेंसीज है। तो हम हर करेंसी, जो भी स्टेबल करेंसीज है दुनिया के 5-6, हम उसके अगेंस्ट हमारा क्या निकालेंगे, एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, क्या एक्सचेंज रेट है अभी के सिचुएशन में, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग इंडेक्स निकालेंगे, जैसे हम लोग इन्फ्लेशन के टाइम पे इंडेक्स निकालते हैं, और हम हर साल के साथ क्या करेंगे, उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारा करेंसी का एक्सचेंज रेट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इज इट क्लियर, हो सकता, हाँ, देर आर इंटरनेशनल एजेंसीज प्लस आरबीआई कैन ऑल्सो डू दैट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारी करेंसी शायद यूएस डॉलर के सामने थोड़ी स्ट्रांग हुई हो, पर पाउंड्स के अगेंस्ट क्या हुई हो, थोड़ी शायद वीक, बिकॉज ऑफ द ट्रेड इन बिटवीन। दिस वी विल डू टुमारो, majority of the part will be completed tomorrow.